नमस्ते एवरीवन, सब ठीक हैं। होप सब कुछ अच्छा चल रहा है आप सबकी लाइफ में। अगेन लेक्चर आ चुका है। लेक्चर फोर्थ है। ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हिमालयास का रीजन अभी हमारा चल रहा है। हमने हिमालयास के डिविजन्स पढ़ लिए, रीजन्स पढ़ लिए। नाउ ग्लेशियर वैली स्नो लाइन पढ़ेंगे और बहुत कुछ, बहुत है भाई पढ़ने को। एंड ध्यान रखो यार, प्लीज़ 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 इतना डीप इनसाइड पढ़ लो कि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो। बट इतना भी डीप इनसाइड मत जाना कि पूरी जियोग्राफी पढ़ डालो या फिर पूरा प्रोफेसर बन जाओ। तो जब आंसर की बारी हो तो आप पूरा डीप इनसाइड जाके आंसर देने की कोशिश करो, तो माइट भी फेल हो सकते हो। तो बी फोकस ऑन दैट, ओके। ध्यान रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पिछले लेक्चर में हमने ये वाला जो इमेज था बहुत क्लियर नहीं था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर इस बार आपके लिए डाल देता हूँ, ज़रूरी तो है ही। यहाँ देख लो, ये रहा आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय कैसे कैसे है इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखो कश्मीर हिमालय, जिसको वेस्टर्न हिमालय एक तरीके से कहा जाता है। पंजाब हिमालय प्लस कुमायूं हिमालय इज कॉल्ड वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, फिर यहीं सेंट्रल हिमालय पड़ जाता है, वहीं यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय पड़ जाता है, ये रहा। ठीक है, यहाँ फिर सारी आसाम हिमालय इसी को कहा जाता है। सेंट्रल हिमालय यानी कि पूर्वांचल वाला यहाँ से लेके चलता है, ये वाला पूरा, इसे पूर्वांचल, जो कि अंडमान निकोबार तक जाता है। तो ये है, यानी कि ये कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर कुमायूं हिमालय पड़ता है। ठीक है, इंडो गंगेटिक वाला प्लेन पड़ जाता है। यहाँ फिर आपका ईस्टर्न हिमालय, आसाम हिमालय इसे कहा जाता है। फिर ये पूर्वांचल वाला। ओके, चलो होप समझ में आ गया है। नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना कुछ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत कुछ है पढ़ने को, आराम से आराम से आराम से पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखो, सतलुज से लेके काली तक, काली से लेके तिस्ता तक, तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक, इस तरीके से चल रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब कश्मीर हिमालय पढ़ोगे तो सतलुज तक आएगा, सतलुज से लेके काली तक पढ़ोगे तो कुमायूं हिमालय आ जाएगा। कुमायूं हिमालय के आगे का पढ़ोगे तो वहाँ पर आपके पास अलग हिमालय आएगा। फिर उससे आगे जाओगे तो ये असम हिमालय। तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो वहीं अगर कुछ वैलीज देखने हैं आपको हिमालय के अंदर जो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपके पास वैली ऑफ कश्मीर है, करेवास है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है। ओके, दून वैली है, दून वैली, देहरादून वैली ये हम पढ़ चुके हैं। भागीरथी वैली है नियर गंगोत्री। वहीं मदांकनी वैली है, केदारनाथ के पास है। काठमांडू वैली नेपाल के अंदर है। तो ये सारे के सारे वैले पढ़ेंगे और बहुत डीप इनसाइड जाके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। करेवास क्या क्या होते हैं, देखो करेवास और लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट्स, बेसिकली डिपॉजिट्स होते हैं जो कि लेक के थ्रू लाए जाते हैं वैली ऑफ कश्मीर के अंदर। ठीक है, जिसे भद्रा वैली ऑफ जम्मू डिवीजन कहा जाता है। दीज आर फ्लैट टैप्ड माउंट्स बॉर्डर बेसिकली कश्मीर वैली के पास ऑल साइड। दे आर कैरेक्टराइज विद द फॉसिल्स मैमल्स एट प्लेसेस पीट। तो अच्छा खासा फॉल्स होता है, मिनरल्स पाया जाता है इसके अंदर। तो ये बेसिकली वहाँ पे चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आई टोल्ड यू लाइक एप्पल एप्पल और बाकी कुछ जो चीज़ें ग्रो होती हैं, एक बेसिकली खेती के काम में आ जाते हैं करेवास। तो उसके लिए फेमस होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन कहता है डूरिंग द प्लिस्टोसिन पीरियड 1 मिलियन ईयर एगो बेसिकली द इंटायर वैली ऑफ कश्मीर वाज अंडर वाटर। यानी कि पूरा का पूरा वैली सिर्फ पानी के अंदर था। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि एंडोजेनिक अंदर से जो फोर्सेस होती हैं, द बारामूला गॉर्ज वॉज क्रिएटेड, बारामूला में एक गॉर्ज बन गया। एंड द लेक वॉज ड्रेन थ्रू दिस गॉर्ज। ठीक है, इस गॉर्ज को बेसिकली एक लेक बना दिया गया। द डिपॉजिट लेफ्ट इन द प्रोसेस आर नोन एज करेवास। जो भी डिपॉजिट्स वहाँ पर आए दैट्स कॉल्ड करेवास। थिकनेस ऑफ करेवास अबाउट 1400 मीटर्स नीचे तक होते हैं। एंड द फैक्ट करेवास हैव बीन इवेल्यूटेड डिसेक्ट रिमूव बाय सब्रियल डिनोडेशन, जो कि डिनोडेशन या इरोजन होता है तो उसके हो जाता है। वेल एज बाय द झेलम रिवर गिविंग देम द प्रेजेंट पोजिशन। झेलम रिवर नाव इनके लिए एक वरदान है जो कि इनको काम आ रही है करेवास के लिए। बाकी काफ़ी लंबे टाइम से तो डिनोडेशन चल ही रहा था, धीरे 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 तो करेवास ख़त्म ही होता जा रहा था, बट नाउ इट इज़ देयर। तो समझ में आ गया कि एक टाइम पे प्लेस्टोसिन पीरियड के बाद में जो कश्मीर वाले था पूरा पानी के अंदर था। एंडोजेनिक फोर्स हुआ, देन बारामूला में एक गॉर्ज बना, देन उसके थ्रू एक लेक ट्रेन हुई वहाँ से। ठीक है, गॉर्ज के अंदर तो जो डिपॉजिट्स जो उसके अंदर छूट गए थे, जो कुछ भी था, दैट्स कॉल्ड करेवास। ठीक है, करेवास की जो एक्चुअल में जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1400 मीटर तक होती है। बट फैक्ट क्या है, करेवास आज की डेट में एलिवेट होने में लग रहे हैं, डिसेक्टेड होने में लग रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं सवेरियल डिन्यूडेशन के लिए। धीरे धीरे जो डिन्यूडेशन होता है, तो
इसकी वजह से नाव, लेकिन इस डिनोटेशन को थोड़ा सा कवर अप किया जा रहा है झेलम रिवर के थ्रू। झेलम रिवर इनके लिए जीवन का एक वरदान काउंट हो जाती है। तो दिस इज ऑल। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है भैया? देखो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, दे आर मेनली डिवोटेड विद द कल्टीवेशन, सेफ्रॉन, आलमंड, वॉलनट, एप्पल, ऑर्किड्स, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा था। बेसिकली सेफ्रॉन कल्टीवेशन ज़्यादा मैटर करती है इनके लिए, सेम एप्पल के लिए, कश्मीर का एप्पल, कश्मीर का सेब, हिमाचल का सेब, ये चलता ही रहता है। तो ये इनके लिए और ज़्यादा मैटर कर लेती है, तो इस चीज़ को भी समझ लेना। अब देख, स्नो इन हिमालयस। अब स्नो इन हिमालयस क्या है? इन द ईस्टर्न हिमालय एंड द कुमायूं हिमालय द snowline is around 3500 मीटर, ओके, above the sea level, वेयर इज द वेस्टर्न हिमालय snowline 2500 मीटर, जो कि सी लेवल से है। तो दोनों में, ईस्टर्न में और वेस्टर्न में, दोनों में फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर आपका ईस्ट, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। यहाँ भी आपके पास चल रहा है सिर्फ 2500 मीटर, ओके, सॉरी 3500, यहाँ आपका 25 चल रहा है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो वहीं अगर आप देखोगे, दिस डिफरेंस इन स्नोलाइन इज पार्टली ड्यू टू इंक्रीज इन लैटिट्यूड, ओके। अब लैटिट्यूड आपका 30 से, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 36 नॉर्थ है, काराकोरम के पास, कंचनजंगा के पास। तो दोनों का फर्क पड़ेगा ना भैया। आप एक जगह सी लेवल के बिल्कुल पास हो, अब दिल्ली के अंदर सी लेवल तो बहुत कम है ना, आप तो सी लेवल से ऊपर हो, लेकिन आप पहाड़ों पे जाओगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा, तो आपका वही जो आपका लैटिट्यूड है वो भी बढ़ेगा। तो इसका फर्क पड़ता है। बट द मेजर फैक्टर इन precipitation, precipitation का मतलब है बारिश आना, बर्फ पड़ना, या फिर थोड़े थोड़े ओले पड़ जाना, दैट्स कॉल ऑल। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उसका precipitation। और इसी के थ्रू जब दोबारा इंसोलेशन होके या फिर जब धूप वूप आती है, तो उसके बाद जब वो वेपराइज हो जाता है, दैट पूरा का पूरा precipitation में आता है। Precipitation in Western Himalaya is comparatively low and occurs mostly in snowfall, where Eastern Himalaya the precipitation is greater and occurs mostly in the form of the rain। तो ये चलता है। वहीं इन द ग्रेट हिमालय रेंजेस स्नो लाइन इज लोअर एलिवेशन साउथर्न स्लोप्स की तरफ। तो नॉर्मली है, इतना ज़्यादा डीपली मत जाओ, यानी कि वही एक तरफ बारिश ज़्यादा हो रही है, एक तरफ कम आ रही है, इसको तो अपना आप अंदाजा लगा लें यार, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्लेशियर्स इन हिमालयस, देखो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ज़्यादा डीप इनसाइड मत जाओ, ये वही वाली बात है, प्रोफेसर मत बनो। के टोटल एरिया ऑफ हिमालय इज अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में नियरली 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ इंडिया इज नियरली 32 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर। अबाउट 33,000 स्क्वायर किलोमीटर इज कवर्ड बाय द स्नो, इस ओवरऑल में से 32 लाख में से, ओके। द स्नो लाइन द लोएस्ट लेवल ऑफ परपेचुअल स्नो वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयस। बेसिकली एल्टीट्यूड, अमाउंट, प्रेसिपिटेशन, टोपोग्राफी, इनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो आपका स्नो लाइन है वो कहाँ कहाँ है, तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स ऑल। तो ये आपका लैटिट्यूड हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो सकता है, लोकल टोपोग्राफी हो सकता है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं ग्लेशियर्स ऑफ द काराकोरम रेंज अगर आप देख लो, तो ग्लेशियर्स ऑफ द काराकोरम रेंज अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर्स कहाँ पर है, ये आप समझो पहले तो। अब मैक्सिमम ग्लेशियर जो आपके ऑकर्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं काराकोरम के अंदर, ठीक है। वहीं सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर एंड सब पोलर रीजन्स आर फाउंड इन दिस रेंज। द साउदर्न साइड दिस रेंज में हैज मैनी गिंगेटिक ग्लेशियर्स, यानी कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको पाए जाएंगे। सम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर एंड सब पोलर रीजन, यानी कि नीचे की तरफ अगर देखोगे, द 75 किलोमीटर लॉन्ग सियाचिन ग्लेशियर इन नुब्रा वैली। सियाचिन ने, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका, ध्यान रखना, 2021 2021 के यूपीएससी के प्री के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नुब्रा वैली वेरी सिचुएटेड, लोकेशन इसकी पूछ चुके हैं कि कौन सा आपका नॉर्थ में, कौन सा साउथ में है, तो बी केयरफुल गाइस। आप छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट लाइक जज एग्जाम ऑफ यूपीएससी के आप ये कर दो कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकता है फिर। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ यार, प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, बट यार एटलीस्ट इतना तो माइंड के अंदर होना चाहिए ना कि मैं बात क्या हम देख रहे हैं, मैप की चीज़ें आप इग्नोर मत करो ना। आप एटलीस्ट ध्यान रखो, डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर एंड द सब पोलर, जो कि नुब्रा वैली में। पोलर रीजन क्या होता है, बिल्कुल ऊपर का, तो पोलर रीजन तो हिंदू कुश वाला एरिया है बेसिकली, उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो पोलर सब पोलर के नीचे का है। द सेकंड लार्जेस्ट क्या, 74, जो फेडचिंको ग्लेशियर, जो कि पामीर में है। पामीर क्या है, बेसिकली रूफ ऑफ तिब्बत, यानी कि छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द अर्थ बेसिकली इसे कहते हैं। द थर्ड लार्जेस्ट हिस्पार ग्लेशियर 62 किलोमीटर लंबा है, ऑक्यूपाइज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुंजा रिवर। हुंजा रिवर कहाँ है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान से होते हुए या फिर इंडिया में इसका इस तरीके से स्लोप है, तो इसको ध्यान रखना। सियाचिन ग्लेशियर इन नुब्रा वैली, देन उसके बाद जो सेकंड जो आपका ग्लेशियर, जो बड़ा ग्लेशियर 74 का, 74 किलोमीटर लॉन्ग, फेडचेंको ग्लेशियर, देन उसके बाद में आपका हिस्पार ग्लेशियर 62 किलोमीटर लॉन्ग। सो दिस इज ऑल। देन अगर आप पीर पंजाल रेंज की बात करें, तो पीर पंजाल रेंज में भी आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है।
तो अगर आप पीर पंजाल रेंज अगर आप एक बार देखोगे, द ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल रेंज आर लेस नंबरस एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू दोज ऑफ द काराकोरम रेंज. ओके. द लॉन्गेस्ट सोनापानी ग्लेशियर इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति रीजन इज ओनली 15 किलोमीटर लॉन्ग. तो सोनापानी जो ग्लेशियर है जो चंद्रा वैली के अंदर है, तो वहाँ पर जो लाहौल स्पीति जो रीजन है वहाँ पर चंद्रा वैली में सोनापानी ग्लेशियर जो कि 15 किलोमीटर का है ओनली, तो जो पीर पंजाल में पड़ता है. ध्यान रखना पीर पंजाल धौलाधार बेसिकली पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. तो यहाँ देख लो, द ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल इज लेस नंबरस एंड स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू काराकोरम. काराकोरम का है ट्रांस हिमालय भाई, आपका ट्रांस हिमालय लेसर हिमालय में फर्क पड़ेगा. ग्लेशियर ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल रीजन, देखो ये वाला जो रीजन है ये आपका, ये वाला, ये वाला है आपका कुमायूं, ये आपका गढ़वाल. ओके, ध्यान रखना. द कुमायूं गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालय द लार्जेस्ट इन 30 किलोमीटर लॉन्ग गंगोत्री ग्लेशियर विच इज सोर्स ऑफ द होली गंगा. 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है जिससे होली गंगा हमारी गंगोत्री से निकलती है. ओके. कई लोग वहाँ पर जाके वीडियो बना रहे हैं गंगा कहाँ से रही है, पढ़ लो यहीं से आती है और कोई नहीं है. वहाँ ग्लेशियर बना हुआ धीरे धीरे पिघलता रहता है, हर साल बर्फ पड़ती रहती है, जमता जाता है, धीरे धीरे आता रहता है. तो दिस इज ऑल. अब ध्यान रखना सिर्फ उस अकेले का 30 किलोमीटर वाले का सिर्फ पार्ट नहीं है, बाकी ग्लेशियर्स का भी धीरे धीरे पार्ट होता है जो कि इसके अंदर काउंट नहीं किए जाते. छोटे बड़े जो भी होते हैं उनको ज़्यादातर काउंट नहीं किया जाता. गढ़वाल रीजन क्या है देखो, लेइंग इन हिमालय, इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय तिब्बत एंड द ईस्ट बाय कुमायूं रीजन, ऑन द साउथ बाय उत्तर प्रदेश स्टेट, ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट. तो इस तरीके से चलेगा. वहीं इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पुरी, ये सब कुछ चलेगा. तो ये सारे के सारे आपको वहीं मिलेगा. जस्ट अ मिनट. सॉरी. सो वहीं अगर आप ये सब कुछ आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा गढ़वाल रीजन के अंदर. बेसिकली अगर आप देखो तिब्बत का रीजन है, ईस्ट बाय द कुमायूं है, रीजन ऑफ साउथ उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ. जस्ट हमारे लैपटॉप चार्जिंग में लगाना ज़्यादा जरूरी है भैया, नहीं तो स्विच ऑफ हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है. तो जितनी मेहनत हम अगर आपके वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं ना वो फिर नाकामयाब रहेगी. तो लेट्स पेपर फर्स्ट दिस. तो देखते हैं. द ग्लेशियर ऑफ सेंट्रल एंड नेपाल, जेमू एंड द कंचनजंगा ग्लेशियर आर द मेजर वंस हैं इसके अंदर. अब सारी चीज़ें एक तरफ, दुनियादारी एक तरफ, सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयस ये पढ़ लो. ये आपको हर किसी में मिल जाएगा, चाहे माजिद हुसैन पढ़ लो, चाहे आप खुल्लर पढ़ लो या फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, एवरीवेयर. मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर आपका एनसीईआरटी भी है, खुल्लर भी है, माजिद हुसैन भी है. सिर्फ एक सोर्सेज नहीं है, सारे सोर्सेज अपनाए जा रहे हैं. कुछ ना कुछ गूगल से उठाया जा रहा है ताकि आपको पढ़ाया जाए, अपनी खुद की दिमाग लड़ाए गए हैं ताकि आपको पढ़ाया जाए, और एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट, एक कंटेंट लेके आया जाए जो कि आपको बेनिफिशियल रहे फॉर द एग्जामिनेशन. तो सिग्निफिकेंस देख लो पहले. तो देखो, they intercept the summer monsoon coming from Bay of Bengal and the Arabian Sea, causing precipitation of the entire Ganga Plains northeastern hills. What I told you, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर के पास मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पहाड़ी से टकराएंगे, वापस आएंगे, इस पूरे एरिया के अंदर बारिश होगी बहुत तगड़ी वाली. यही रीज़न है यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. दे डायरेक्ट द मानसून विंड्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब हरियाणा यहाँ पर पड़ती है. बट दिस रीजन्स रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन्स. मेडिटेरियन रीजन से भी हवा आती है, वो हवा इस तरफ खींची जाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है. दे प्रोटेक्ट नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम द कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर मास फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है वो हमारे पास नहीं आ पाती, तो हम उससे भी बच जाते हैं. द हिमालय इन्फ्लुएंस ऑफ द पास सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दे स्प्लिट द जेट स्ट्रीम, दिस स्प्लिट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल. अब जो आती है, जो जेट स्ट्रीम आती है आपके पास, बेसिकली हिमालय इन्फ्लुएंस है वो दो पहाड़ी की वजह, पहाड़ी होने की वजह से. अब ये पहाड़ी बिल्कुल यूँ है, अब यहाँ से जेट स्ट्रीम आ रही है तो धीरे धीरे ऐसे करके दो हिस्सों में बढ़ जाएगी. तो एक स्ट्रीम इधर चली जाएगी, एक स्ट्रीम उधर चली जाएगी. तो जो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर पड़ ही नहीं पाता. तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारा मानसून बच जाता है. अगर इतनी जेट स्ट्रीम वहाँ से आ रही होगी तो मानसून क्या होगा, सीधा चला जाएगा, मानसून को वो आने ही नहीं देगा इतनी अगर हवा होगी तो. Had there been no Himalayas, the whole India would have been a desert and winters would have been very severe. Mechanism of monsoon will be explained details later. ध्यान रखना, बताएंगे आराम से, बट थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा इन सब के लिए यार. सॉरी, ये अच्छे से देख लो. ओके, इतना ठीक है. तो मिलते हैं दोबारा, अभी आगे देखते हैं. सॉरी,
डिफेंस क्या करती है, हिमालय नेचुरल डिफेंस बैरियर है बेसिकली, बट द चाइनीज एग्रेशन ऑन इंडिया 1962 है रिड्यूस द डिफेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालय। चाइनीज ने तो भैया इसको भी तोड़ ही दिया था, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से चढ़ के आए, तो अनफॉर्चुनेटली वी लूज द, ठीक है चलो, हमने बहुत तगड़े से लूज़ किया, बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड दैट मोमेंट, अगर आपने इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ी है तो उसके अंदर आपको ये बहुत बड़ा रीज़न पता चलेगा कि हमारे पास इंडियन आर्मी के पास में वो कपड़े तक नहीं थे जो उनको हिमालय से बचा पाए। बंदूकें और राइफल्स या फिर वेपन्स तो बहुत दूर की बात है, दे स्ट्रगल अ लॉट टू फाइट विद चाइनीज, इतना ज़्यादा कि मान के चलो कि उनको हारना तो था ही, दिस इज वॉज कन्फर्म्ड। इंडियन गवर्नमेंट की इतनी तगड़ी चूक थी, इंडियन गवर्नमेंट वाज, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वो शूज़ तक नहीं प्रोवाइड किए थे जो आज की डेट में उनको प्रोवाइड होते हैं, उनको वो कपड़े तक नहीं थे जो उनको उस ग्लेशियर के अंदर, उस पूरे एरिया के अंदर उसे बचा सके। बंदूक जो हमारे पास ये हवलदारों के पास होती है आज के डेट में, वो उनके पास बंदूक थी, एक एक करके गोली फायर करनी पड़ रही थी, इतनी देर में वहाँ से चार आती थी, तो यहाँ से एक फायर हो रही है, तो हाउ यू विल डिफीट दैम। So this was totally nonsense for the India at that moment, and we lose the fight against the China. So that was, please I would suggest आप रामचंद्र गुहा पढ़ो, इंडिया आफ्टर गांधी, you will learn a lot from that. सोर्स ऑफ द रिवर्स बेसिकली बहुत अच्छा है, हिमालय होने की वजह से वहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं या फिर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से हमें अच्छा खासा मिलता है, तो आपको अच्छा खासा होगा। वहाँ से जितना भी आपका रिवर्स है, जितना भी बाढ़ आ रही है दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, मथुरा डूब चुका, आगरा डूब चुका, एवरीवेयर, तो ये सारा का सारा देखो कई कंट्रियों में बाढ़ भी नहीं आ रही है। सो आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज ऑफ वी आर लाइक दैट मच ऑफ ग्रेटफुल कि हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है, कई कंट्रीज में ये भी नहीं होता है, दे आर जस्ट लाइक वो एक तरीके के हंगर में इस चीज़ के क्या हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए हम उसी में ना लेंगे, अफ्रीकन नेशंस हैं या फिर कुछ भी है, बट ठीक है काफ़ी लोगों की लाइफ खतरे में आ जाती हैं, बट यार कहीं ना कहीं जिनकी लाइफ खतरे में आ रही है ना, वो इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। आपको यमुना के बिल्कुल नदी के पास जाके के रहने की क्या ज़रूरत है, आपको वहाँ कब्जा करके उस नियर बाई एरिया के अंदर रहने की ज़रूरत क्या थी, आप क्यों जा रहे हो उस एरिया के अंदर अपनी झुग्गियाँ बनाने के लिए, स्लम लेने के लिए। दैट्स माई थिंग, माई थॉट सेज कि एवरी वन हैज़ दैट मच ऑफ कैपेसिटी कि वो 10 या 12 हज़ार रुपये कहीं भी डेली बेसिस पे जाके कमा सकता है। आप 3 से 4 हज़ार रुपये का कमरा कहीं भी ले लो, आप 2-4 फैमिली मेम्बर्स होते हो, 5 होते हो, आप कहीं भी ले लो और आराम से 5-7 हज़ार रुपये के अंदर अपना महीने का खर्चा चलाओ, एटलीस्ट यू विल लाइक लर्न अ लॉट कि मुझे अभी और कमाना है, तो आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो डोंट बी दैट मच ऑफ सिली गाय कि आप वहाँ जाके रह लो। एंड मोस्ट ऑफ द रीज़न एवरी वन नोस अबाउट दिस कि जो अक्षरधाम है जो कि दिल्ली के अंदर बना हुआ है, द लाइक बिगर, यानी कि एक बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एशिया समथिंग, वो बेसिकली यमुना के बिल्कुल पास बसा हुआ है। एंड जितना भी रेत था वो सारा का सारा यमुना से निकाला गया था। तो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लोइट करोगे रिवर्स का एंड चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब करोगे तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन तो आपको भुगतना पड़ेगा। सो कांट से ऑन दिस, बी पेशेंसफुल और चीज़ों को यार थोड़ा सिक्योर करके सेव करके रखो आपके फ्यूचर के लिए। यमुना अभी की डेट में साफ है बिकॉज ऑफ बाढ़ है, अभी तो सबको डर लग रहा है वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बट ऑन डेली बेसिस वट एवरी वन इज डूइंग विद द गंगा और यमुना एक्चुअली, नॉट ओनली दीज टू बट विद अदर्स। हमारे पास काफ़ी रिवर्स हैं, हमारे पास गोदावरी है, नीचे कावेरी है, पन्ना है, लॉट ऑफ। सो यार जिस देश के अंदर पूजा होती है तो पूजा करो, वो हमें पानी देते हैं, हमारा सब कुछ आता है, तो दैट्स ऑल। प्लीज़ सेव करके रखो यार, गंदगी मत मचाओ, अपना कूड़ा अपना सारा कुछ मत डालो कहीं भी, ध्यान रखो। फर्टाइल सॉइल्स मिल जाती हैं हमको, द स्वीट फ्लोविंग रिवर्स फ्रॉम हिमालय ब्रिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सिल्ट एलुवियम विच कॉन्स्टेंटली इनरिच इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि टोटली आपको धीरे 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 जब वो पानी आता है तो वहाँ से एक अच्छा रिच अमाउंट ऑफ सॉइल आता है, तो उस रिच अमाउंट ऑफ सॉइल की वजह से आसपास के अंदर जो फॉरेस्टेशन होता है वो ईजिली हो जाता है, उनको उस पूरे एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली फर्टाइल एरिया बन जाता है। तो बहुत अच्छा, ये आपका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जितने भी वहाँ पर डैम्स बने हुए हैं रिवर्स के ऊपर कई जगह पे, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मिल जाता है, बट ऑल कम्स एट द ग्रेट इन्वायरमेंटल कॉस्ट, हमें इसके लिए भी पे करना पड़ता है। सो कई बार हमें इसके ऑल्टरनेट ढूंढने चाहिए। आई आई नो दिस इज़ लाइक बेसिकली रिन्यूअल सोर्सेज है हमारे पास, हम इनको बाहर ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोल एंड ऑयल, बट स्टिल
these actually affect our nature or environment due to the natural topography swift flowing perennial rivers. देखो perennial rivers क्या होती हैं, बेसिकली द हिमालय रीजन जो कि साल भर बहती हैं, ठीक है। तो साल भर बहती रहती है तो ऑटोमेटिकली हमारा होता रहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं, ऑलरेडी हम उस पर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, काफ़ी हैं। आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वेयर इज सिचुएटेड, किस रिवर पे हैं, आई टेल यू दैट। सो लेट्स सी आगे। फॉरेस्ट वेस्ट मिल जाती है, आई टोल्ड यू, लाइक फॉरेस्ट आपको मिल जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते हैं आपको अच्छी खासी, वुड मिल जाते हैं काफ़ी, और एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग हो जाती है, लोअर लेवल ट्रॉपिकल लेवल हर जगह। अल्पाइन वेजिटेबल मिल जाती है, कॉनिफेरस जिसे हम कहते हैं। तो एग्रीकल्चर हो जाता है आपका अच्छा खासा, यानी कि मैंने आपको बताया टी इज़ द यूनिक क्रॉप विच कैन बी ग्रोन शिवालिक स्लोप, शिवालिक स्लोप पे अच्छी खासी होती है। पटैटो वीट ये सब कुछ आपको मिल जाता है स्लोप टेरेन के अंदर धीरे धीरे। तो काफ़ी एरिया के अंदर बिकॉज ऑफ रिवर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द लाइक फार्मिंग ऑफ इंडिया, तो इसी की वजह से काफ़ी चीज़ चलती है। मोस्ट ऑफ द रीजंस बेसिकली, चाहे बेसिकली आप गंगा प्लेन की बात कर लो या यमुना प्लेन की बात कर लो, एवरीवेयर। तो टूरिज्म सेक्टर्स है, आप ऋषिकेश चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए ऊपर की तरफ, शिमला विमला एवरीवेयर आपको हर जगह, चाहे आपकी इंडस की बात हो, झेलम की बात हो, रावी चिनाब की बात हो, रावी की बात हो, सतलुज की बात हो, या फिर आप काली की बात कर लो, या फिर ऊपर चले जाओ जास्कर की बात कर लो, या फिर जितने भी पगुंसो लेक्स हैं, तो एवरीवेयर इन सब की वजह से आपको अच्छा खासा टूरिज्म मिलता है। दार्जिलिंग है, धर्मशाला है, एवरीवेयर। तो एक अच्छा खासा टूरिज्म होता है, तो वहाँ के लोगों को एक इनकम मिलती है। मैं आई टोल्ड यू, अगर आपने इकोनॉमिक्स वाला सीरीज़ नहीं देखा तो बहुत सही सीरीज़ है, मैंने बहुत कोशिश करी है उसे अच्छे से बनाने के लिए। तो इस पूरे का ना एक सर्कल होता है, जब तक वो सर्कल पूरा नहीं करोगे दैट विल थिंग्स विल नॉट वर्क। ईच ईच पैसा काउंट्स, ईच पैनी काउंट्स फॉर द इकोनॉमिक, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैं हिमालय हॉर्स मैनी हिंदू एंड बुद्धिस्ट श्राइन्स, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, काफ़ी कल्चरल साइट्स हैं जो आप देख चुके हो, आप जा चुके हो, आपने सुन चुके हो ऑन डेली बेसिस। वहीं मिनरल सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, कॉपर लीड जिंक सिल्वर एवरीथिंग आपको यहाँ मिलेगा, कोल वोल मिल जाएगा, टर्शियरी रॉक्स का रीजन आपको मैंने बताया था, गोडवाना के अंदर 98% ऑफ लाइक कोल हमारे पास मिल जाता है। एक्सप्लोटेशन होता है बट लेकिन इनका, दैन उसके बाद हमें जिस तरीके से ये बाढ़ वाढ़ आती है, एकदम से डैम टूटते हैं, अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, उत्तराखंड में जो हो रहा है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। आप चीज़ों को बिल्ड तो करते जा रहे हो, आप इस तरीके से बिल्ड नहीं कर रहे कि वो टिके, वो चीज़ों को बनी रहे। आपने वो बना के छोड़ दिया, एक ना एक दिन तो उसका इफेक्ट नज़र आएगा। सडनली आई सॉ वन ऑफ द वीडियो था जहाँ पर लाइक एक गाड़ी खड़ी हुई, आई थिंक दैट वाज हैरियर। सो एक पहाड़ पे एकदम से पत्थर आया और पत्थर की वजह से उसका कार का बैक जो साइड है वो बिल्कुल पूरा का पूरा दब गया। अनफॉर्चुनेटली जो कार के अंदर 5-6 लोग बैठे थे, दैट नो वन वॉज अफेक्टेड, किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। सो दैट वॉज लाइक सीरियसली, इफ़ एनीथिंग लाइक हैपन इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, लाइक आपके पास सिर्फ एक ही होगा, टू जस्ट थैंक द गॉड, दैट्स इट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। सो टू नॉट एक्चुअली एक्सप्लॉइट द नेचर, नेचर के साथ खिलवाड़ करने की सोचेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, बेसिक चाहे कुछ भी है, आपको पता है CO2 बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है। तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप इन्वायरमेंट को इन मेरी बातों से, या फिर बाकी दुनियादारी तो आप लोग देखते ही हो, अच्छे खासे पढ़ रहे हो आप लोग, प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल CPC लॉट ऑफ द एग्जामिनेशन आपके पास करने के लिए, बट फिर भी आप साथ साथ एक ऐसा नेचर अपने साथ लेके चलो कि जहाँ पर आप इन्वायरमेंट को कंजर्व कर पाओ। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। आप प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, आई मेक माई वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, होप एवरीथिंग इज़ गुड। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।